हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे हैं और आज हम लोगों का ये लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फीचर्स पढ़े थे और क्लासिफिकेशन पढ़े थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जैसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने 3 टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। आज जो है वो हम लोग सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स देखेंगे। सोशलिस्टिक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39A है, आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 43A है एंड आर्टिकल 47 है। तो ये जो हम लोगों के आर्टिकल्स हैं 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47, ये हम लोगों के सोशलिस्टिक डायरेक्टिव्स हैं जो सोशलिज्म की बात करते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि सोसाइटी में इक्वलिटी आए, इक्विटी आए। तो इस चीज की जो बात करते हैं ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हम लोगों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये जो है ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी मतलब वॉलंटरी रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस वॉलंटरी रिकमेंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन टू द गवर्नमेंट। मतलब ये गवर्नमेंट बाउंड नहीं है कि वो कोई भी लॉ बनाए तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट करे ही करे। मतलब ये जो है ये वॉलंटरी है, स्वेच्छा जिसे आप कहते हैं। ये वॉलंटरी रिकमेंडेशंस है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। नॉट बाउंडेशन, नॉट बाउंडेशन टू इम्प्लीमेंट। तो ये जो है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। कैन नॉट कंपेल गवर्नमेंट, कैन नॉट कंपेल या फिर फोर्स, कैन नॉट कंपेल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट देम, टू इम्प्लीमेंट देम। आप गवर्नमेंट को कंपेल या फिर फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे ही करे। ये जो है ये वॉलंटरी प्रिंसिपल्स है, वॉलंटरी प्रिंसिपल्स। और अगर कोर्ट के सामने कोई लॉ आता है और वो कोर्ट देखता है कि हाँ इसमें कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ये जो बिल है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो कोर्ट उस बिल को, उस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड होने से बचा लेता है। तो वो हम लोगों ने इसका इम्पोर्टेंस लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 38 शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि देखिए जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये पार्ट 4 में इसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल
36 से लेके आर्टिकल 51 तक। तो आर्टिकल 36 क्या बोलता है? आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताया गया है, तो ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है? वही चीज है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। लेजिस्लेटिव मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेशन क्या है? पार्लियामेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेशन क्या है? स्टेट असेंबली। तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, इसको ये स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। ऐसे ही ऑल लोकल अथॉरिटीज, ऑल लोकल अथॉरिटीज, ऑल लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, एक्सेट्रा, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। ऑल लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, panchayats, district boards, etc. are come under the definition of state. Legislative executive organ of central and state government come under the definition of state. And all other public authorities, all other public authorities like LIC, ONGC, Oil and Natural Gas Commission, LIC, देन हम लोगों की सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सेट्रा। ये सब में गवर्नमेंट का 50% से ज़्यादा स्टेक है। ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। तो ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज, तो ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। हम लोगों का जो आर्टिकल 37 है वो क्या कहता है? वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की बात करता है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, ये है आर्टिकल 37। तो चलिए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स शुरू करते हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में क्या क्या है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 कहता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर। वेलफेयर सोसाइटी की बात करता है। वेलफेयर सोसाइटी, टू सिक्योर, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर permeated by justice, social, economic, political. Welfare society by securing a, by securing a social order permeated by justice। और जस्टिस कौन कौन से टाइप के?
जस्टिस जो है 3 टाइप के हमारे प्रीएम्बल में बताए गए हैं। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये 3 टाइप के जस्टिस बताए हैं हमारे प्रीएम्बल में। तो आर्टिकल 38 है जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये इसका फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल 38 का। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज। टू मिनी टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज फैसिलिटीज। ये इसका जो है आर्टिकल 38 का पार्ट बी है। इसमें आर्टिकल 38 में ये दो बातें कही गई, एक तो वेलफेयर सोसाइटी की बात की गई है और एक टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज। और ये वाला जो है ये हम लोगों ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ऐड किया है। ये जो इसका सेकंड पार्ट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू क्या ऐड किया गया है? टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 39 जो है वो कहता है टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ material resources for common good. Equitable distribution of material resources for common good। एंड इसका सी पार्ट कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। प्रिवेंशन ऑफ concentration of wealth and means of production। तो आपको याद आ रहा होगा ये हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था। 39 BC फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन है। आपको याद आया होगा हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 31C क्या कहता है? आर्टिकल 31C कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स which are in article 39B and C are the exception to fundamental rights। तो ये 39B और C में क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज की बात की गई है सोसाइटी के सभी लोगों के लिए। एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एक तरीके से सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की गई है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। एंड डी क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। जो मैन वुमेन है उनको सेम काम के लिए सेम पैसा मिलेगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। पहले ये होता था कि वुमेन को कम लोग पेमेंट करते थे, तो इस डायरेक्टिव से उस चीज को हटाने की बात की गई है। देन हम लोगों का ई है प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स चिल्ड्रन।
preservation of the health, preservation of the health and strength, preservation of the health and strength of workers and children against forcible abuse, against forcible abuse, preservation of the health and strength of workers and children against forcible abuse. देन हम लोगों का 39F जो है वो कहता है अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटीज opportunities for opportunities for healthy development, opportunities for healthy development of children. ये जो है ये हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जो ये जो एफ पार्ट है इसको ऐड किया है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये जो है ये हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंक्लूड किया है, आर्टिकल 39F। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का आर्टिकल 39A। ये जो आर्टिकल 39A है और ये जो 39A में ये जो पार्ट्स है ABCDEF 6 पार्ट्स हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये 39 आर्टिकल 39 में ये 6 पार्ट्स है इस आर्टिकल के ABCDEF, और ये जो है आर्टिकल 39A ये एक आर्टिकल है। आर्टिकल 39A क्या कहता है, ये एक अलग आर्टिकल है। आर्टिकल 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एंड फ्री लीगल, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये आर्टिकल हमने ऐड किया है। 39A आर्टिकल जो है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू दी पुअर, ये हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसे भी ऐड किया है। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का आर्टिकल 41 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में नेक्स्ट हम लोगों का आर्टिकल 41 ये कहता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस, टू पब्लिक assistance in case of unemployment, in case of unemployment, old age, sickness, in case of unemployment, old age, sickness, disablement, ये इसकी बात करता है। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। आर्टिकल 42 क्या कहता है, आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, just and human, just and human condition, just and human condition of work and maternity relief, maternity relief। जैसे हम लोगों के गवर्नमेंट ने अब वुमेन्स के लिए मैटरनिटी रिलीफ के लिए 6 मंथ्स की
छुट्टी दे रखी है कि 6 महीने तक वो आराम से लीव ले सकती हैं और उनकी उसमें कोई पेमेंट भी नहीं काटा जाएगा। 6 मंथ्स की गवर्नमेंट ने लीव दी है मैटरनिटी रिलीफ के लिए, तो ये एक तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही है। आर्टिकल 42 कहता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जहाँ पे वुमेन काम करेंगी वहाँ पे जो क्रच फैसिलिटी होती है, एम्प्लॉयर उसको भी क्रच फैसिलिटी भी देगा वुमेन को, जिससे कि वो अपने बच्चे को फीड कर सके, वहाँ पे रख सके। क्रच फैसिलिटी, क्रच फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू वर्कर्स, टू वुमेन वर्कर्स। तो इसी डायरेक्टिव के थ्रू ये सब चीजें आती हैं। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में है टू सिक्योर ए लिविंग वेज, टू सिक्योर ए लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज and cultural opportunities for all workers, for all workers to secure a living wage। मतलब इतनी वेज वर्कर को मिलनी चाहिए कि वो आराम से हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस फैसिलिटीज वगैरह एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके। टू सिक्योर ए लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, ये आर्टिकल 43 कहता है। आर्टिकल 43 ए क्या कहता है? आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल 43 ए कहता है to take steps to secure the participation of worker in the management of industries, participation of workers, participation of workers in the management, participation of workers in the management of the industries, participation of workers, article 43A, take steps to secure the participation of workers in the management of industries। ये जो आर्टिकल है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट होता है वहाँ पे वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन रहेगा। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ये जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये आर्टिकल जोड़ा गया है। लास्ट जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में वो है हम लोगों का आर्टिकल 47। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो है उसमें हम लोगों का आर्टिकल 47 जो है वो कहता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू रेज, हमारा आर्टिकल 47 कहता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, to raise the level of nutrition and improve public health, improve public health, to raise the level of nutrition, standard of people and to improve public health, ये हमारा आर्टिकल 47 है। तो आपने देखा कि जो हम लोगों के सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में हम लोगों के आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। तो 38 में 2 पार्ट हैं 38 के, ए बी। 39 में 6 पार्ट है। ऐसे ये आर्टिकल 39A अलग आर्टिकल है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया है। ऐसे ही आर्टिकल 41 है, 42 है, 43 है एंड 43A है।
ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया है 43A को। देन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आर्टिकल 47 है। वो आर्टिकल 38 है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वेलफेयर सोसाइटी बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमेटेड बाय जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, और टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज। ये जो 38 का बी पार्ट है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ऐड किया गया है। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज। 39 क्या कहता है? एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बी कहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। सी कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। डी कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ई कहता है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कल चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल एब्यूज। एफ कहता है अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 39 आर्टिकल 39 में जो एफ पार्ट है, वो हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया है, और ये कहता है अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39A जो है, ये आर्टिकल हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया, और ये कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू दी पुअर। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू दी पुअर। जैसे कोई पुअर पर्सन है और वो अपना केस के लिए वकील नहीं कर सकता, तो सरकार उसे फ्री में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक वकील है, वो देगी। कोई पुअर पर्सन है, उस पर इतने पैसे नहीं है कि वो अपने केस लड़ने के लिए कोई वकील को हायर कर सके, तो वहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, गवर्नमेंट के वकील होते हैं, वो फ्री में लीगल सर्विस उस पर्सन को देंगे। तो ये डायरेक्टिव 39A में कहा गया है। ऐसे ही आपने देखा होगा जो हम लोगों की लोक अदालत होती हैं, तो वो भी इसी आर्टिकल के थ्रू बनाई गई हैं, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड टू दी पुअर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हम लोगों का 41 है। 41 कहता है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनके लिए पेंशन शुरू की है, और जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन दिया है, बहुत सारे स्कॉलरशिप देते हैं, रिजर्वेशन दिया है। और जो डिसेबल लोगों के लिए हॉस्पिटल, एजुकेशन में फैसिलिटीज़ हैं, बाकी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटीज़ हैं उनकी उनके लिए प्रोविज़न किए गए हैं। ऐसे ही सिकनेस के लिए भी रिलीफ दिया है। तो ये इस आर्टिकल के अंडर आता है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कई कई जगह अनएम्प्लॉयमेंट 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 भत्ता जिसे कह सकते हैं, वो भी कई जगह दिया जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट। आर्टिकल 42 कहता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब हाइजीनिक की बात करता है कि जो जहाँ पे काम किया जाए वो जगह सेफ हो, साफ हो। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ फॉर वुमेन। तो जो भी एम्प्लॉयर है, अगर उसके यहाँ वुमेन एम्प्लॉय है, तो उसके लिए क्रैच फैसिलिटीज देगा, जिससे कि वो वुमेन अपने बच्चे को फीड करा सके, रख सके। और साफ सफाई का भी ध्यान, साफ सफाई के लिए का भी एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा कि जहाँ पे वर्कर्स अच्छे से काम कर सके। गवर्नमेंट ने भी वुमेन के लिए मैटरनिटी लीव दी है 6 मंथ्स की, तो वो इसी आर्टिकल के अंडर ये सब चीज़ें आती हैं। आर्टिकल 43 कहता है टू सिक्योर ए लिविंग वेज। लिविंग वेज में है जैसे इतनी वेज होनी चाहिए कि जो जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी सके, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके, जिसमें वो अपने बच्चों को अच्छे हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज दे सके, इंश्योरेंस करा सके। तो ये लिविंग वेज है। कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। 43A कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो मैनेजमेंट बोर्ड होता है इंडस्ट्रीज का, उसमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन रहेगा। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया ये आर्टिकल 43 है। एंड 47 कहता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन।
एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये हेल्दी सोसाइटी की बात करता है 47। तो हम लोगों ने सोशलिस्टिक डायरेक्टिव्स पढ़ लिए। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों के क्या है, गांधीयन गांधीयन डायरेक्टिव्स गांधीयन डायरेक्टिव्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये जो डायरेक्टिव्स हैं, गांधीयन डायरेक्टिव्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए हम लोग यहीं इतना ही रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग रिवाइज करते रहिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अपना लव कॉपरेशन ऐसे ही बनाए रखिए। कोई भी फीडबैक या सजेशन हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।